Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Good evening. So yesterday we started the third week of grammar, which was adjective, right? और adjective का हमने लगभग 50% या चलो 50% ना कहें तो 40% हिस्सा तो कल के क्लास में ही कवर कर लिया, ठीक है? सो 2 या 3 क्लासेस से ज्यादा का एडजेक्टिव है नहीं वैसे, है ना? और इतना भी नहीं है वैसे तो आधे घंटे का ही है, बट हम डिटेल में बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से ये थोड़ा सा लंबा है ना? ठीक है, हम क्लियर पढ़ रहे हैं हर चीज को, ठीक है। क्या हो गया सर? सो कैटेगरी वाइज हमने एडजेक्टिव्स को पढ़ लिया ढंग से, कितनी कैटेगरीज होती है ऑल। तो अब हम एडजेक्टिव्स की एक्स्ट्रा चीजों को सीखेंगे, डिग्री पे आएंगे, पर डिग्री से पहले देखो कुछ ऐसी वर्ब्स हैं। वर्ब्स मतलब अभी ऐसे हम वर्ब को सीखे नहीं है, वर्ब क्या होता है जनरली बस सीखे, वर्ब मतलब क्रिया, वर्ब मतलब कोई भी एक्शन करना इज लाइक वर्ब, है ना? डिटेल में अभी हम 5th चैप्टर में सीखेंगे, पर ठीक है इतना तो पता है कि वर्ब मतलब क्रिया। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो वर्ब का भी काम करते हैं और एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। तो कब तो वो वर्ब का काम करते हैं और कब वो एडजेक्टिव का काम करते हैं, इस बात पे बन जाती है एरर, और वो एग्जाम में आ जाती है। ठीक है, शुरू करें। तो 4 सेंटेंस देता हूं मैं आपको, देखना 4 सेंटेंसेस। तो 4 सेंटेंस है आपके सामने। पहला सेंटेंस क्या है? ओपन द डोर। मतलब सबको समझ में आ गया होगा क्या मतलब है? आप किसी को निर्देश दे रहे हो, डायरेक्शंस दे रहे हो कि दरवाजा खोलो। एक तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं इसको। कैसा सेंटेंस है ये? आज्ञात्मक सेंटेंस, जिसमें रिक्वेस्ट या आज्ञा का बोध होता है ना? ओपन द डोर, क्लियर? ठीक। अब अगर मैंने इस सेंटेंस को ऐसे लिखा, द डोर इज ओपन, इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स वो ऑलरेडी खुला हुआ है। अब सुनना ध्यान से, यहां पे दरवाजा खोलना है, तो ये एक्शन है, तो ये वर्ब है। क्या है ये? वर्ब, जो हमको एक्शन करना है। यहाँ पे दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ है, तो कोई एक्शन तो करना ही नहीं है। कोई एक्शन तो करना ही नहीं है ना, दरवाजा खुला हुआ है, इसमें कोई एक्शन है क्या सेंटेंस में? नहीं है। तो फिर ये ओपन क्या है? ये ओपन इस डोर की कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट का काम दुनिया में 2 ही चीजें कर सकती हैं। अभी डोर की अवस्था बता रहे हो कि डोर किस पोजीशन में? खुली हुई पोजीशन में। सो नाउन की विशेषता बताने वाला क्या होता है? एडजेक्टिव। क्या होता है? तो वहां पे वो वर्ब है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। जब आप एक्शन करने के लिए कह रहे हो तब तो वो क्रिया है। जब आप एक्शन करने के लिए नहीं कह रहे हो, जब आप किसी की एक अवस्था बता रहे हो कि खुला हुआ है, तब वो उसके लिए विशेषण का कार्य कर रहा है, क्योंकि संज्ञा की विशेषता कौन बताता है? विशेषण बताता है। तो एक ही वर्ड एक जगह तो वर्ब का काम कर रहा है, एक जगह तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया? बोलो। ठीक है, अब ओपन द डोर है तो क्लोज द डोर भी होता होगा ना? चलो तो क्लोज द डोर पे आते हैं। क्लोज द डोर मतलब, इसमें ये क्लोज वर्ड जो है वो क्रिया है या विशेषण है? क्रिया। इसमें तो एक्शन करना है, दरवाजे को हमको बंद करना है जाके, सो दिस इज द वर्ब, नो डाउट। लेकिन अगर दरवाजा ऑलरेडी बंद है और मैंने लिख दिया द डोर इज क्लोज, तो इसमें ये क्लोज वर्ड क्या है? विशेषण, क्योंकि ये डोर की अवस्था को बता रहा है। ये डोर नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने वाला या नाउन की अवस्था बताने वाला, पोजीशन बताने वाला शब्द क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। यहां तक क्लियर है क्या सारी बातें? 4 सेंटेंसेस में जो जो मैंने आपसे बात की, सबको सब कुछ क्लियर है क्या? क्लियर है। अब इन 4 सेंटेंसेस में से कुछ सेंटेंस गलत हैं, वो आप छांटो। कौन सा सेंटेंस जो आपको अखर रहा है यार, ये तो थोड़ा जमा नहीं। ये वाला गलत है? चलिए आप बोलो। द डोर इज ओपन, ये वाला गलत है। कृतिका आप बोलो। और वाला, सबके आंसर अलग अलग। ओके, मौलिक बोलो। हाँ, तेरा दोस्त नहीं आया? हाँ बताओ बताओ, चलो। हाँ, अच्छा, चारों का आंसर अलग अलग है। आपके अकॉर्डिंग ये गलत है, आपके अकॉर्डिंग ये गलत है, आपके अकॉर्डिंग ये, आपके अकॉर्डिंग ये। अच्छा, मैंने ऐसा भी थोड़ा कहा कि एक ही गलत है।
हो सकता है 2 गलत हो 2 सही हो सकता हो 3 गलत हो 1 सही हो सकता है 4 गलत हो कोई भी सही ना हो। क्लोज द डोर गलत है और बाकी सब सही है। मतलब एज पर मौलिक जब जब ये वर्ब का काम कर रहा है तब तब वो गलत है, और जब जब वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है तब तब वो सही है। यही मतलब हुआ कि आपका इनडायरेक्ट मीनिंग यही हुआ। तो ऐसा तो होता नहीं है ना यार, क्रिया का काम भी कर रहा है ना वो। और हम कितनी बार कहते हैं ओपन द डोर, हम कई बार नहीं कहते शट द विंडो, ओपन द डोर, स्विच ऑन द टीवी, स्विच ऑफ द टीवी। तो ये सारे एक्शंस हम करने के लिए कहते ही हैं, तो सही तो होता ही है ना। सिट डाउन, स्टैंड अप, ये भी एक तरीके का इस टाइप का एक्शन। ठीक है, क्लियर है? तो देखो बेटा ध्यान से सुनना, जब ये वर्ब का काम कर रहा है तब तो ये 100% सही है, कोई दो राय ही नहीं है। पर जब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना तब वो इधर तो सही है पर इधर गलत है। अब उसका कारण सुनो, उसका कारण सुनो। ओपन वर्ड जब वर्ब का काम करे तब इसका मतलब खुलने से होता है। और जब एडजेक्टिव का काम करे तब भी इसका मतलब खुलने से ही होता है। इसलिए ओपन वर्ड में तो कोई गलती हुई नहीं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो क्लोज शब्द लिखा है मैंने, वो जब वर्ब का काम कर रहा है, क्रिया का काम कर रहा है, तब उसका मतलब या हिंदी अर्थ बंद होने से है। लेकिन जब वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो क्लोज एज एन एडजेक्टिव का मतलब होता है घनिष्ठ। कहते हैं ना मेरा क्लोज फ्रेंड है, कहते हो नहीं कहते हो? तो वहां पे इसका मतलब क्या, बंद फ्रेंड है? जैसे मैंने कहा रुद्र मेरा क्लोज फ्रेंड है, या रुद्र मुझसे क्लोज है, तो इसका मतलब रुद्र मुझसे बंद है? क्या है? घनिष्ठ, करीब। समझ गए? सो यहाँ पे क्लोज का मतलब तो घनिष्ठ से निकल के आ गया, इसीलिए ये गलत हो गया। अब सही कैसे करें? तो सही मेरे पास एडजेक्टिव है, क्लोज ना लिख के क्लोज्ड लिख दो। अब ये सही है। हालांकि उधर ओपन ना लिखे ओपन लिखूंगा तो भी वो सही होगा, मतलब उधर तो दोनों केसेस में सही होगा। ओपन लिख के छोड़ दूंगा तो ओपन एडजेक्टिव का काम कर रहा है अपने आप में, उसका मतलब भी खुलने से, और ओपनड लिख दूंगा तो भी ठीक है। अब ये ईडी लगने का सर क्या रोल है, ये अभी पूरी बात समझ में नहीं आएगी। एक्चुअली ये पैसिव वॉइस में चला गया, एक्टिव पैसिव समझेंगे ना तब उस जगह आके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप इतना समझो कि ईडी लगने में तो दोनों में सही है, ओपन में भी सही है, क्लोज में भी सही है। लेकिन जब आप ईडी नहीं लगा रहे हो तब ओपन में तो उसका मतलब खुलने से है, क्लोज में उसका मतलब बंद होने से नहीं है। ऐसे जो देखो हर रूल के लिए अलग अलग शब्द है, जब तक हम सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। तो आ रहे हैं वो याद और उनको प्रैक्टिस में लाते जाओ, और उनको प्रैक्टिस में लाते जाओ। भाई आपको अगर अगली बार कहना हो कि दरवाजा खुला हुआ है तो आप कहो ना द डोर इज क्लोज्ड। जब तक हम कहेंगे नहीं तब तक वो हमारी प्रैक्टिस में नहीं आ सकता। ठीक है, तो क्लोज भी सही होता है, क्लोज भी सही होता है, बस दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। इसका मीनिंग क्या है? एज एन एडजेक्टिव इसका मीनिंग होता है घनिष्ठ। एज एन वर्ब इसका मीनिंग होता है बंद होना, और क्लोज एज एन एडजेक्टिव का मतलब है बंद अवस्था। तो यहाँ पे क्या आएगा? डोर इज क्लोज्ड। ओके, आपने कई बार सुना होगा स्कूल इज क्लोज्ड। वैकेशन के आपके आती होगी मैसेजेस, डायरी में लिख के देते होंगे, या कुछ मेल या कुछ भी आती होगी मैसेजेस व्हाट्सएप कि दैट स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड। क्या क्लोज? क्लोज्ड या क्लोज? हिंट पकड़ना होता है वहां से, है ना? टिल दिस दैट या टिल दैट डेट। Okay, so this sentence was correct, this sentence was correct, this sentence was correct, but this sentence was incorrect. The correct sentence will be door is closed. So ये टॉपिक क्लियर है क्या? ठीक है, यहाँ पे ओपन एज अ वर्ब यूज हुई है, यहाँ पे ओपन एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। ओपन में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्लोज एज अ वर्ब यूज हुई है, यहाँ पे क्लोज एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे क्लोज्ड भी एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो मुद्दा इज कि क्लोज जब एडजेक्टिव यूज होगा तो उसका मीनिंग क्या है, और क्लोज जब एडजेक्टिव यूज होगा तो उसका मीनिंग क्या है? तो उसका मीनिंग आपके सामने है। क्लोज जब एडजेक्टिव यूज होगा तब उसका मीनिंग होगा घनिष्ठ, यानी करीबी दोस्त, या कुछ भी चीज, दोस्त हो या कोई भी हो, भाई हो। क्लोज एज एन एडजेक्टिव यूज होगा तो उसका मतलब है बंद। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई क्या? चलिए अब इसमें सेलेक्ट करो क्लोज या क्लोज। रवि इज माई क्लोज फ्रेंड या क्लोज फ्रेंड? देखो यहाँ पे ये वर्ब का काम तो कर नहीं रहा,
क्योंकि फ्रेंड के लिए आएगा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन के, तो एज एन एडजेक्टिव आ रहा है कुल मिला के। तो एज एन एडजेक्टिव क्लोज भी एक एडजेक्टिव है, क्लोज्ड भी एडजेक्टिव है, बस डिफरेंस है मीनिंग का। तो क्लोज एज एन एडजेक्टिव क्या मीनिंग देता है? घनिष्ठता का, और क्लोज एज एन एडजेक्टिव क्या मीनिंग देता है? बंद का। तो रवि मेरा घनिष्ठ दोस्त है या रवि मेरा बंद दोस्त है? घनिष्ठ। तो क्या लिखूंगा? क्लोज। ओके नेक्स्ट देखो, अवर कॉलेज स्टेड क्लोज या क्लोज यस्टरडे, हमारा कॉलेज कल बंद रहा या हमारा कॉलेज कल घनिष्ठ रहा? क्लोज। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? एरर क्लोज और क्लोज्ड में आएगी 100% है, क्योंकि जब डबल मीनिंग निकलेगा वहीं आएगी। जब ओपन का मीनिंग ही सेम है तो क्या एरर बनती है? नहीं बनती। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिए, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो वर्ब से बनते हैं। किससे बनते हैं? क्रिया, क्रिया से बनते हैं। कैसे बनते हैं, क्या होता है, वो इस शीट में अपने को सीखना है। तो कोई भी वर्ब की फॉर्म, कोई भी क्रिया ले ली मैंने, एनी क्रिया, जैसे मैंने कोई भी क्रिया ले ली, जैसे मैंने कह दिया स्लीप या क्लोज भी एक क्रिया है ना, या कोई भी क्रिया ले ली मैंने, और उसकी फर्स्ट फॉर्म यानी जो वर्ब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होती है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म ही होती है जनरली, उसमें अगर मैंने आईएनजी जोड़ दिया, इधर जुड़ जाएगा, ये किसी भी क्रिया में जोड़ दिया, तो वहां से दो चीजें बनती हैं। क्या चीज, कितनी चीजें बनती हैं? यानी कि स्लीपिंग जो शब्द है अंग्रेजी का, और क्लोजिंग जो शब्द है, या किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के जो शब्द मिलेगा, वो जिस पोजीशन में रखा हुआ है तो वो दो काम कर सकता है। एक काम वो करता है नाउन का, एक जगह वो काम करता है नाउन का, एक जगह वो काम करता है एडजेक्टिव का, जो हम पढ़ रहे हैं। जब वो नाउन का काम करता है तब उसका एक नाम रख दिया गया, उसको कहते हैं जेरंड। क्या कहते हैं? जेरंड। अभी स्पेलिंग भी बता रहा हूं। और जब वो एडजेक्टिव का काम करता है तब उसका नाम रख दिया गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या रख दिया गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक्चुअली जब अपन वर्ब पढ़ते हैं ना, तो वर्ब की अपन 3 फॉर्म्स ही पढ़ते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, पर होती 5 फॉर्म्स हैं। आईएनजी फॉर्म और टू इन्फिनिटिव फॉर्म भी होती है ना। तो वो जो आईएनजी फॉर्म होती है ना, वो होती है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन, फिर आईएनजी फॉर्म होगी गोइंग, और टू इन्फिनिटिव फॉर्म होगी टू गो। टू लगा के जो गो लगाएंगे अपन, टू गो। क्लियर है? तो अब हम पढ़ रहे हैं वो फोर्थ फॉर्म। क्या पढ़ रहे हैं हम? वो फोर्थ फॉर्म। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी वर्ब के आगे आईएनजी लग गया तो वो फोर्थ फॉर्म बन गई ना, वो जेरंड भी हो सकता है और वो वर्ब की वो फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है। दो चीजें बनती है। कितनी चीजें बनती हैं? दो चीजें बनती है। नाम सुनो दोनों के, और अच्छे अच्छे को समझ नहीं आता टॉपिक, बिल्कुल तबियत से समझना, और कोई भी डाउट हो तो पूछना। क्या बनेगा? पहला तो जेरंड, दूसरा क्या बनेगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब वो जेरंड बनेगा तब वो एज ए नाउन काम कर रहा है, एज ए नाउन। उस सेंटेंस में उस शब्द की, उस आईएनजी वाले शब्द की औकात नाउन की। और जब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है तब वो क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सर कैसे हो सकता है कि एक ही शब्द नाउन का भी काम कर ले, आईएनजी लग गया ठीक है, लेकिन वो नाउन का भी काम कर ले और वो एडजेक्टिव का भी काम कर ले? तो लेट्स टेक सम सेंटेंस। दे दूं मैं सेंटेंस? अब ध्यान से स्ट्रक्चर से समझना है सेंटेंस को। मैंने सेंटेंस लिखा, ये दो डिफरेंसेस, मतलब ये मैंने एक टेबल बना दी, इधर जेरंड है, इधर प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना। पहले कुछ फीचर सुनो। सबसे पहली चीज तो डेफिनेशन। तो जब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जेरंड का काम करती है, ओ नाउन का काम करती है, तब उसको हम क्या कह देते हैं? जेरंड कह देते हैं। और डेफिनेशन प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्या है? कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी किसका काम करे? एडजेक्टिव का काम करे। इसको हम कहते हैं वर्बल नाउन, उसको हम कहते हैं वर्बल एडजेक्टिव, क्योंकि वर्ब से बना हुआ नाउन और वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव। इस जेरंड को हम क्या कहते हैं? वर्बल नाउन। ये कोई साधारण नाउन नहीं है राम श्याम मोहन वाला, ये वर्ब से बना हुआ नाउन है। और वो साधारण एडजेक्टिव नहीं है, जैसे गुड, रेड, कल हमने सीखा इंडियन, वुडन, ये सब एडजेक्टिव सीखे थे अपन ने, स्टाइल वाले एडजेक्टिव, कलर वाले एडजेक्टिव सीखे थे ना। तो ये कोई साधारण एडजेक्टिव नहीं है, ये वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव है। तो उसको इधर क्या कहूंगा मैं? वर्बल नाउन। उसको क्या कहूंगा मैं? वर्बल एडजेक्टिव। तो डेफिनेशन क्या है? कोई भी का जेरंड क्या होता है? वर्बल नाउन। वर्बल नाउन क्या होता है? वर्ब से बना हुआ नाउन। कैसे बनेगा? आईएनजी लग के बनेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के बनेगा। कोई का प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं? वर्बल एडजेक्टिव होता है, एक तरह का एडजेक्टिव होता है जो वर्ब से बना है। कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के बनेगा। क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। सेम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, स्ट्रक्चर तो सेम है। स्ट्रक्चर तो सेम है भाई, दिखता कैसा है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगने जैसा दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब एग्जांपल सुनना, अब यहां से आपको कंपैरिजन समझ में। क्या लिखा हुआ है? आप ये सब मानते हो ना, सारे के सारे बच्चे मानते हो ना
कि मिल्क यहाँ पे नाउन है, मानते हो नहीं मानते हो? मिल्क यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो नाउन है या नहीं है? मिल्क एक मैटेरियल नाउन है। और दूसरा पहचान भी कर सकते हो, सब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो नाउन सब्जेक्ट का काम करता है ना। ओके, तो कल को मैं इसको हटा के यहाँ पे किसी को भी बिठाऊं तो वो भी नाउन है, क्योंकि ये पोजीशन ही नाउन की है, ये पोजीशन ही नाउन की है। भाई सीएम की कुर्सी पे रुद्र को बिठा दो तो रुद्र सीएम है। कुर्सी की महत्ता है ना भैया, किसकी महत्ता है? कुर्सी की महत्ता है। तो ये पोजीशन किसकी है? नाउन की है। ज्यादा से ज्यादा आप ये कह दोगे सर प्रोनाउन भी तो आता है, ठीक है मैं प्रोनाउन को एक्सक्लूड कर रहा हूँ, अब तो नाउन ही आएगा, क्योंकि नाउन के स्थान पर प्रोनाउन आ सकता है ना, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया करने वाला शब्द हम प्रोनाउन लिख सकते हैं। बट एक बार के लिए प्रोनाउन टू साइड में चल, तेरा टॉपिक मुद्दा खत्म हो चुका है। अब ये कुर्सी किसकी है? नाउन की है। एक मिल्क तरह का नाउन इधर आ भी रहा है, तो ये लो मिल्क की जगह मैंने लिख दिया रनिंग। पढ़ो सेंटेंस। अब मानते हो रनिंग एक नाउन है, और रनिंग किससे बना है? रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बना है। तो एक्चुअली यहाँ पे रनिंग एक जेरंड है, समझ आया क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब जब नाउन का काम करे उसको हम कहते हैं जेरंड। और वो सेंटेंस में नाउन वाली पोजीशन पे प्लेस होगी जहां जहां नाउन रखा जा सकता है। कहां कहां रखा जा सकता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट की जगह रख सकता हूं। क्लियर है क्या? क्लियर है? तो इसमें मैंने लिख दिया वॉकिंग रनिंग कुछ भी लिखो, इसमें वॉकिंग लिखा, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। भाई जो दूध है वो सेहत के लिए अच्छा है, तो वॉक करना भी तो सेहत के लिए अच्छा है। तो जो काम वो कर रहा है वही काम ये कर रहा है, तो ये भी नाउन, ये भी नाउन। पर ये कोई साधारण नाउन नहीं है, ये तो एक जनरल नाउन है जैसे नाउन होते हैं, पर ये साधारण नाउन नहीं है। ये वॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के बना हुआ नाउन। अब सवाल आता है, क्या सर वॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगने से हमेशा जेरंडी बनेगा क्या? ना, वो भी बन सकता है। अभी नाउन का काम कर रहा है ना, इसलिए जेरंडी। जब एडजेक्टिव का काम करेगा तब प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बन जाएगा। वही सेम वॉकिंग, सेम वर्ड वॉकिंग एज ए जेरंड भी काम कर सकता है, एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल भी काम कर सकता है। ठीक है, समझ आया? जैसे कि अब पता नहीं उधर वो सेंटेंस है नहीं, मैं बना के बता देता हूँ ऐसा सेंटेंस वॉकिंग वाला, ताकि ये चीज यही क्लियर हो जाए। जैसे मैंने लिखा आई सो राम वॉकिंग इन द गार्डन, आई सो राम वॉकिंग इन द गार्डन। सेंटेंस का मीनिंग क्लियर है? मैंने राम को वॉक करते हुए देखा। तो ये वॉक करते हुए जो शब्द आया है ये इस राम की अवस्था को बता रहा है। भाई जब मैंने राम को देखा तो वो किस अवस्था में था? किस अवस्था में था? वॉक करने की अवस्था में था। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। नाउन की विशेषता बताने वाला कौन होता है? एडजेक्टिव। यहाँ पे ये भाई साहब प्रेजेंट पार्टिसिपल बन चुका है, और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है। लग रहा है नहीं लग रहा है? आप ऐसे मत कहते ना ये वर्ब है, वर्ब तो ये रही, वर्ब तो सब्जेक्ट के बाद आती है, ऑब्जेक्ट के बाद कब से आने लग गई? वर्ब कभी ऑब्जेक्ट के बाद आती है? सब्जेक्ट के बाद आती है। सो वर्ब तो 100 पे खत्म हो चुकी है। वो मेरा ऑब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट का काम नाउन कर रहा था, और नाउन की विशेषता वॉकिंग बता रहा है। और इन द गार्डन प्लेस का एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इस तरीके से सेंटेंस के एक एक वर्ड को हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में तोड़ सकते हैं। प्रोनाउन, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, इन द गार्डन, होल। ऐसे अगर अलग-अलग हो प्रीपोजिशन, आर्टिकल और नाउन। लेकिन अब आर्टिकल कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होता, तो इस इन द गार्डन एज अ होल को हम कह सकते हैं एडवर्ब। क्या कह सकते हैं? एडवर्ब। क्योंकि ये इसका डायरेक्शन से है। तो एक-एक शब्द को, ऐसा कोई शब्द नहीं है एक सेंटेंस में जो उन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से इसमें फॉल ना हो, उससे बाहर कुछ नहीं। क्लियर है क्या? तो एडजेक्टिव सब्जेक्ट की जगह आता है क्या? एडजेक्टिव सब्जेक्ट की जगह आता है क्या? सब्जेक्ट की जगह नाउन आता है ना, यहाँ आ रहा है ना, यहाँ आ रहा है ना सब्जेक्ट की जगह। तो यहाँ पे ये नाउन हुआ, नाउन हुआ तो उसका नाम क्या हो गया? जेरंड। यहाँ पे ये एडजेक्टिव की का काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव क्या सब्जेक्ट की जगह आता है क्या? एडजेक्टिव तो सेंटेंस में कहीं भी प्लेस हो सकता है, नाउन के अगल बगल प्लेस होता है। जिस नाउन की विशेषता बताता है उसके अगल बगल प्लेस होता है ना, तो होता है, तो फिर ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो क्या है ये? प्रेजेंट। क्लियर है? चलो अब उसका सेंटेंस देख लेते हैं कि उसका सेंटेंस भी यही है कुछ और है। दिस इज ए रेड चेयर, चलो डिफरेंट है, अच्छी बात है, ज्यादा प्रैक्टिस होगी। दिस इज ए रेड चेयर मतलब
आप सब लोग इस बात को मानेंगे कि रेड यहाँ पे चेयर की विशेषता बता रहा है कि नहीं मानेंगे? चेयर नाउन है या नहीं है? तो उसकी विशेषता बताने वाला रेड जो शब्द है अंग्रेजी का, वो एडजेक्टिव है इस समय। कल हमने सीखा था एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ना, नाउन से पहले। क्लियर? क्लियर है? ओके। तो रुद्र अगर मैं रेड को रिप्लेस करके कुछ भी शब्द रखूंगा तो एडजेक्टिव है, क्योंकि रेड खुद भी एडजेक्टिव है ना? तो मैं सेंटेंस लिखता हूं, दिस इज ए रिवॉल्विंग चेयर। यह एक घूमती हुई या घूमने वाली कुर्सी है। यह एक घूमती हुई कुर्सी है। तो अभी ये जो रिवॉल्विंग है, ये चेयर की विशेषता नहीं बता रही क्या? भाई चेयर कैसी है? घूमने वाली। किसी ने कहा चेयर दिखाओ, सर देखो लाल रंग की है, बढ़िया मस्त। और बताओ इसके फीचर्स। घूमती है, ये घूमने वाली है। तो ये इसकी विशेषता हुई या नहीं हुई? इसके फीचर्स हुए या नहीं हुए? जो उसकी विशेषता बता सकते हो। फीचर्स में मतलब ऐसा नहीं कि अच्छे फीचर्स ही, बुरे फीचर्स भी हो सकते हैं। नाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, रंग बताना, किसकी बनी हुई है वो बताना, घूम क्या काम करती है, घूमती है ये बताना, कितनी पुरानी है वो बताना, एनीथिंग। समझ गए? फीचर्स वर्ड से मत याद रखो, आप एडजेक्टिव वर्ड से याद रखो। एडजेक्टिव मतलब जो उसको क्वालिफाई करे, उसकी क्वालिटीज। ठीक है? क्लियर है? डिस्क्वालिटी से भी कर, किसी भी इधर इस वर्ड की जगह में कोई भी वर्ड रखूं, कोई भी वर्ड रखूं, चाहे से वो रंग बता रहा हो, चाहे से वो उसकी नेशनैलिटी बता रहा हो, बनेगा तो एडजेक्टिव ही, क्योंकि ये कुर्सी इसकी है। इसकी है कुर्सी, एडजेक्टिव। नाउन के बगल में कौन बैठता है? एडजेक्टिव। एट्रीब्यूट एडजेक्टिव बैठता है ना नाउन से पहले, एट्रीब्यूट एडजेक्टिव। तो ये कुर्सी एडजेक्टिव की है। तो अगर रेड यहाँ पे एडजेक्टिव है तो रिवॉल्विंग टू भी यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि तू रेड की जगह बैठता है। और रिवॉल्विंग टू कैसे बना है? तो रिवॉल्व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगने से बना है। तो इन शॉर्ट तेरे से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस में हम देखो क्या कहेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर? अब थोड़ा सा कंफ्यूजन तो क्रिएट हो गया होगा, क्योंकि टॉपिक आई एग्री कि इतना आसान नहीं है। अच्छे नहीं समझ पाते, इस पे तो बहुत बड़ी बड़ी बहस चलती है, कितनी बार भी करो, लेकिन बच्चों को फिर कंफ्यूजन होता है। तो कुछ एक तरीके हैं हमारे पास, ठीक है, जिनसे हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि जो वर्ब की फर्स्ट आईएनजी अगर सेंटेंस में रखा हुआ है तो वो जेरंड है या पार्टिसिपल है। इसको हम आइडेंटिफाई कर पाए, इसके कुछ एक तरीके हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पहला तो है, आप बेसिक डेफिनेशन से आइडेंटिफाई करो। अगर नाउन का काम कर रहा है तो कह देना जेरंड है, और अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो कह देना प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये तो बेसिक तरीका है। इसमें पूरा अगर आपकी ग्रामेटिकल नॉलेज स्ट्रक्चर वाइज बहुत परफेक्ट है तो आप इससे भी पता लगा सकते हो, कुछ और तरीकों की जरूरत नहीं है। बट मान लो नहीं है सर, कुछ ट्रिक्स और चाहिए उनको, तो कुछ ट्रिक्स और सुनिए। अब हर ट्रिक हर जगह लगेगी ऐसा नहीं है ना, कुछ ट्रिक्स होती है। ट्रिक्स का मतलब क्या होता है? शॉर्टकट्स मान लो, या कुछ ऐसी चीज जिसे हमको याद रह जाए, तो वो हर सेंटेंस में लगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो 3-4 ट्रिक्स अगर हम सीख जाए तो किसी में क्या लग जाएगी, किसी में क्या लग जाएगी। ठीक है? जो चेयर की विशेषता बता सकती है, भाई चेयर घूमने वाली, अब ऐसे तो लिखोगे नहीं ये खाने वाली चेयर है, ईटिंग चेयर, ड्रिंकिंग चेयर, ऐसे तो लिख नहीं सकते ना। भाई चेयर क्या क्या काम कर सकती है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के हम यहाँ लगा सकते हो, उसकी विशेषता बता देगी वो। ठीक है? क्लियर है? ये ऐसे तो ना लिखो डांसिंग चेयर, रात को 12 बजे के बाद नाचती है। हाँ ठीक है, ओके। हाँ जी, पहचान। तो यहाँ पे जनरली जब अपन इसका हिंदी अर्थ करते हैं तो ऐसे शब्द निकल के आते हैं, जैसे घूमना सेहत के लिए अच्छा है। घूमना सेहत के लिए अच्छा है। तो ना, ने, नी, का, की, इस तरीके के शब्द जनरली इनके हिंदी अर्थ में निकल के आते हैं जब वो जेरंड का काम करते हैं। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब जेरंड का काम करती है तो उसकी पहचान है कि हिंदी अर्थ में क्या निकल के आता है? ना, ने, नी, का, की जैसे शब्द निकल के आते हैं। मौलिक समझ आ रहा है? ठीक है। अब उधर क्या आता है सर? उधर हुआ, हुए, हुई, इस टाइप के शब्द निकल के आते हैं। हुआ, हुए, हुई। जैसे मैंने कहा ये घूमती हुई चेयर है, मैं इधर लिख सकता हूँ ये घूमना चेयर है, इधर लिख सकता हूँ मैं ये घूमना चेयर है, बैठेगा क्या? या मैं इधर लिख सकता हूँ घूमते हुए सेहत के लिए अच्छा होता है, नहीं लिख सकता ना। यहाँ पे नाने नहीं ज्यादा फिट कर रहा है, वहां पे हुआ हुए। अच्छा, कई जगह फिर दोनों एक चीजें फिट होगी, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये ट्रिक्स हैं।
ये कोई रूल्स नहीं है, ये तो प्रैक्टिस करते करते कुछ चीजें सामने आई तो उसको एज ए ट्रिक की तरह यूज कर रहे हैं। अगर ट्रिक नंबर 1 काम ना करे, अगर ट्रिक नंबर 1 काम ना करे तो ट्रिक नंबर 2। देखो यहाँ पे रेपिटेशन पॉसिबल होता है और यहाँ पे रेपिटेशन पॉसिबल नहीं। रेपिटेशन समझते हो, दोहराव, एक्शन का रिपीट होना पॉसिबल होता है और नहीं होता। अब कैसे कैसे सुनो, मैंने कहा कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ आज भी होगा, कल भी मैं ये बात कह सकता हूँ वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ कह सकता हूँ, परसों भी कह सकता हूँ, इंडिया में भी कह सकता हूँ, अमेरिका में भी कह सकता हूँ, हर जगह कह सकता हूँ। तो इस सेंस में तो आप ऐसे कह सकते हो कि इधर वाले जो एक्शन होते हैं ना, इधर वाले जो एक्शन होते हैं ना, वो जनरल सेंस के एक्शन होते हैं, जनरल बात करी जाती है, हाँ घूमना सेहत के लिए अच्छा है। और कोई बात जब जनरल सेंस में करी जाती है तो उसमें अपवाद नहीं होते, हाँ सबके लिए भी ठीक है, घूमना सेहत के लिए अच्छा होता है। उधर वाले जो एक्शन होंगे, हाँ बोलो क्या, ऐसे तो वहां पर रहना ही अच्छा नहीं है, ऐसे तो फिर वहां पे रहना ही अच्छा नहीं है, रहने से तो घूमना अच्छा है। मॉर्निंग में अगर आप घूमोगे तो आपकी सेहत बिगड़ जाएगी, सुधरेगी सही ना, सुधरेगी सही ना, बोलो। अरे तो पॉल्यूशन है तो घरों में नहीं जाओ पॉल्यूशन। मुझे एक चीज बताओ, सुबह 4 बजे आप उठोगे तो आपको घर से, घर के 4 दीवारी से बढ़िया हवा नहीं मिलेगी क्या? कहीं घूमने निकलोगे तो नहीं मिलेगी, बोलो नहीं मिलेगी। बेस्ट बात है। अब वो पॉल्यूशन है तो हर जगह ही है ना, अंदर भी है बाहर भी है। ऑब्वियस बात है, अगर अपन मॉर्निंग में जाएंगे तो हमको कुछ तो फायदा होगा ही, मास्क लगा के चल जाएगा, ठीक है। हाँ उसकी क्या सुन रहा है, वो क्या तेरा मुनीम है, तेरा मुनीम है, वो तेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाया जा रहा है और तू चलाया जा रहा है। सीधे बैठो दोनों। हाँ रेपिटेशन यहाँ पे पॉसिबल किस सेंस की बात कर रहा हूँ समझ गए ना। और वहां पे देखो मैंने कहा ये घूमती हुई चेयर है, अभी घूम रही है इसलिए घूमती हुई चेयर है, खड़ी हो गई तो ये घूमती हुई चेयर, क्या हमेशा कह सकता हूँ मैं ये घूमती हुई चेयर? मान लो 2-3 साल के बाद ये टूट गई, इसका घूमने वाला लीवर खराब हो गया है, कुछ कुछ भी निकल गया उसका पुर्जा, तो नहीं है वो उस टाइम घूमती हुई चेयर, नहीं है ना। तो इधर वाले जो एक्शंस होते हैं पर्टिकुलर केस के होते हैं, पर्टिकुलर किसी समय की बात कर रहा होता है, पर्टिकुलर किसी जगह की बात कर रहा होता है, या पर्टिकुलर किसी आदमी को लेकर बात कर रहा होता है, जनरल बात नहीं करता। यहाँ वाले एक्शन क्या होते हैं, क्या होते हैं? जनरल सेंस के एक्शन होते हैं, चारों जनरल सेंस के एक्शन वही होते हैं जहाँ पे रिपीटिशन पॉसिबल है। ठीक है, अभी मैं कर रहा हूँ ना सेंटेंस, तो ये सारे पहचान आप याद रखो, ये शीट पे वही करना है, ठीक है। क्लियर है क्या? बढ़ू आगे, चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो यूसेज में एक ही वर्ड को 2 बार कर रहा हूं, देखो एक बार नाउन के साथ। अब देखो यहाँ पे अब है असली आपकी अग्नि परीक्षा। देखो ये सब तो मैंने आपको बता दिया कि ये इसकी एक तरीके से इंट्रोडक्शन हो गई। अब एरर कैसे बनती है सर वो तो बताओ। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? तो देखो पहले इधर जो लिखा हुआ है मैं बता देता हूं, पर एक बार अभी उस पर ध्यान मत दो, अभी जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। मुझे एक चीज बताओ, मैंने एक नाउन रखा हुआ है सेंटेंस में, रखा हुआ है, ठीक है, और उसके बगल में मुझे दूसरा नाउन भी रखना है, रखना है। तो नाउन के बगल में नाउन रख सकते हो क्या? कभी आपने कोई सेंटेंस देखा एक नाउन के बगल में दूसरा नाउन बैठा है? सुना है? जैसे मैंने कह दिया दिस इज रुद्रा पेन, सही है क्या ये? क्या सही होगा? रुद्रास पेन, क्या होगा? रुद्रा, यानी कि नाउन के बगल में नाउन रखने के लिए इस नाउन की पॉसेसिव फॉर्म आती है, आती है ना भाई। मैं रुद्र पेन लिख दूंगा तो वो गलत है, लेकिन मैं रुद्रास पेन जरूर लिख सकता हूं, उसमें रुद्रा का पेन के ऊपर अधिकार व्यक्त हो जाएगा, हो जाएगा। तो नाउन के बगल में नाउन रखने के लिए पहले वाले नाउन के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगना पड़ेगा, बोलो। अब मुस्कुराओ कम, रखना पड़ेगा, इधर ध्यान दो, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर मैंने ये नाउन रखा और कोई भी नाउन, ये तो एनी नाउन है और उसके आगे एक जेरेंड रख दिया, जेरेंड समझ गया ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाला एक वर्ड रख दिया, तो ये दोनों साथ में अलाउड नहीं है। इस पहले नाउन के आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा? अपोस्ट्रोफे एस लगाना पड़ेगा। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? यानी कि मुद्दा यह है कि अगर आपके सेंटेंस में कोई जेरेंड रखा हुआ है वो आपको पहले पहचानना पड़ेगा, पहचान लोगे, पहचान करने के बाद मान लो ये जेरेंड रखा हुआ, तो जेरेंड से पहले अगर कोई नाउन या प्रोनाउन रखा हुआ है तो उस नाउन या प्रोनाउन की पॉसेसिव फॉर्म लिखनी पड़ेगी। कौन सी फॉर्म लिखनी पड़ेगी? और नाउन की पॉसेसिव फॉर्म क्या होती है, टेल मी? उस पे अपोस्ट्रोफे एस लगना ही उसकी पॉसेसिव फॉर्म होती है।
अच्छा, प्रोनाउन की पॉजेसिव फॉर्म क्या होती है? सबकी अलग अलग होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म होती है। सबकी पॉजेसिव फॉर्म क्या होती है? थर्ड फॉर्म। जैसे आई, फोर्थ तो फिर पॉजेसिव, उसके आगे फिर आगे कुछ नहीं आता ना, ये आगे वर्ड आ गया ना, इसे नाउन। फोर्थ फॉर्म के आगे नाउन आता है क्या? नहीं आता ना। तो ये जेरंड भी तो एक तरह का नाउन है, तो उसके आगे अगर नाउन आ गया तो पीछे थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो क्या लिख सकता हूं मैं? क्या लिख सकता हूं? थर्ड फॉर्म। याद हुआ? जेरंड से पहले कोई नाउन आ जाए, अपोस्ट्रोफे के साथ लगाओगे आप, नहीं तो गलत है। जेरंड से पहले कोई प्रोनाउन आ जाए, थर्ड फॉर्म में लगाओगे आप, नहीं तो गलत है, नहीं तो गलत है। अब बात करते हैं सर प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होगा। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक शॉर्ट में इसको पीपी लिख देता हूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल पीपी, है ना। शॉर्ट में सॉरी, प्रेजेंट पार्टिसिपल एक तरीके का एडजेक्टिव है, तो भैया एडजेक्टिव के बगल में तो नाउन रख सकते हैं ना। नाउन के बगल में नाउन नहीं रख सकते, एडजेक्टिव के बगल में तो नाउन रख सकते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो वो किस फॉर्म में आएंगे? किस फॉर्म में आएंगे? नाउन या प्रोनाउन, दोनों के दोनों, याद रखना, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे। किस फॉर्म में आएंगे? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे। अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म बता दो दोनों की क्या होती है। तो नाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो वो खुद होती है, लाइक राम की ऑब्जेक्टिव फॉर्म राम ही होती है। तो एक तरीके से कह सकता हूं नाउन तो जैसा है वैसा ही दिखाई देगा, कुछ चेंज करना ही नहीं। लेकिन प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म उसकी सेकंड फॉर्म होती है नहीं होती है? तो 4 रूल्स याद हुए। जेरंड से पहले नाउन की कौन सी फॉर्म? अपोस्ट्रोफे, शॉर्ट में कह सकता हूं मैं अपोस्ट्रोफे एस वाली फॉर्म। और प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, यानी कि वो पॉजेसिव एडजेक्टिव वाली फॉर्म, है ना। जैसे आई, मी, माई, यू, योर, बी, अस, आवर, ये वाली फॉर्म जो थर्ड वाली फॉर्म में आ रही थी, ठीक है। इसलिए प्रोनाउन की वो लिस्ट याद होनी चाहिए आगे की पूरी ग्रामर सीखने की, ठीक है। आगे चलो, आ जाओ। प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले नाउन की कौन सी फॉर्म? फॉर्म तो वो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन याद रखना ना, शब्दों का वही रखा रहेगा, उसमें चेंजेस कुछ नहीं होंगे, लेकिन हमको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म का। कौन सी फॉर्म का है वो? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। और प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म? उसकी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी होती है? सेकंड फॉर्म। लाइक आई की मी, यू की यू ही होगी, बी की अस होगी, ही की हिम होगी, शी की हर होगी, ठीक है, इट की इट होगी, और दे की देम होगी। क्लियर है? सात तो बता दिया मैंने, क्लियर है? चलें आगे। अब सेंटेंस दे दूं मैं आपको, ओके लेट्स सी। देखो, प्रोनाउन, जेरंड से पहले प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म, दोनों रूल्स लिखे हुए हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म, ठीक है। ये 4 रूल्स याद रहेंगे। अब ये जेरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उसके लिए ऊपर की थ्योरी है सारी मेरे पास, कैसे भी पहचानो, पहचानना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं पहचान पाओगे तो फिर आप फॉर्म का लगाओगे, ठीक है ना। ओके, सेंटेंस देखो। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, है भाई, वॉकिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। मुझे इतना बता दो कि वॉकिंग यहाँ पे कौन सी फॉर्म में आ रहा है? जेरंड फॉर्म में आ रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में आ रहा है? जेरंड। कैसे पता लगाया? क्या इसके कारण पता लगाया? इससे कैसे हिंट मिला कि वॉकिंग जेरंड है? किसके आगे? वॉकिंग के आगे? अच्छा, वॉकिंग के आगे नाउन नहीं आ रहा, इसलिए आपने पता लगा लिया। देखो मेरी बात सुनो, ठीक है, वो अपने हमको वॉकिंग से पहले के रूल्स याद रखने की, नाउन ये खुद जेरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसका पता सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट का काम नाउन करता है, दूसरे बदलता है नाउन है, वर्ब से बड़ा नाउन है, वर्ब नाउन है। दूसरा इंडियन वर्ब नहीं है, घूमना एक अच्छा गया है, और प्रिपरेशन पॉसिबल है, जनरल सेंटेंस है, आर्टिकल है, ठीक है। किसी भी जगह जाओ तो वहां पे घूमने को अच्छा जगह नहीं बताएगा। जनरली जो देखना है तो देख, और बहुत सारे हैं हमारे पास सेंटेंस बुलशिट बनी हुई, अगर कुछ आता है तो देख, ठीक है। ये कोई बुक में नहीं मिलेगा, ये तो बच्चों को एक शॉर्ट में याद कराने के लिए लिख दिया है, आप संजय करके दिखाने की दिखाई, क्लियर। अब दूसरा इसी टॉपिक पर दूसरी जगह यूज करो, मैंने आपको शायद करके भी बता दिया इससे पहले, वही आइसोराम वॉकिंग ऑन द रोड, आइसोराम वॉकिंग ऑन द रोड। तो यहाँ पे वॉकिंग, मैंने राम को घूमते हुए देखा, हुए तो हुए आ रहा है। और दूसरी चीज देखो, यहाँ पे ये रिपीटिशन पॉसिबल नहीं हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ही होगा, तो इत्तेफाक से रिपीट हो जाए वो एक्शन तो बात कर लगे, लेकिन क्या मैं राम को हमेशा देखूंगा तो घूमता हुआ मिलेगा क्या? मैंने राम को घूमते हुए देखा, तो पर्टिकुलर कैसे है कि नहीं है, कोई पर्टिकुलर वारदात की बात बता रहे हो कि उस समय राम घूम रहा था, पर्टिकुलर टाइम की बात बता रहे हो,
तो पर्टिकुलर सेंस का जो कोई भी सेंटेंस होता है उसमें रेपिटेशन इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है। सो यहाँ पे ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या है ये? अब इस वाले सेंटेंस देखो, इसमें ये है इससे पहले तो कोई नाउन या प्रोनाउन आ ही नहीं रहा ना, इधर तो कोई एरर नहीं, लेकिन इससे पहले नाउन या प्रोनाउन आ रहा है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले नाउन की कौन सी फॉर्म आती है? नाउन की नाउन वाली फॉर्म ही आती है, दैट मींस ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। तो राम एज इट इज आ रहा है, सही है। अगर मैं यहाँ पे राम्स लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा। मैं इसको जेरंड मान के और नाउन के अपोस्ट्रोफी एस वाली फॉर्म लगा दूं तो गलत हो जाएगा। तो आप मानते हो ना, इसको पता लगाना जरूरी है कि ये जेरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि तभी तो पीछे वाली फॉर्म डिसाइड होगी कि अपोस्ट्रोफी एस आएगा या विदाउट अपोस्ट्रोफी एस आएगा। ठीक है, तब ये तो मैंने बता दिया। अब अगली शीट में आपको बताने सारे सेंटेंस, और थोड़े से डिफिकल्ट है, ट्राई करेंगे आपको। यहाँ पे जेरंड घूमना, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल घूमते हुए। क्लियर? क्लियर? ध्यान से पढ़ेंगे सारे सेंटेंस सब बच्चे। आई स्टॉप्ड हिम या हिज, आपको डिसाइड करना है। गोइंग आउट लेट एट नाइट, अच्छा सेंटेंस का मीनिंग जरूर निकालना, तभी आप कैप्चर कर पाओगे कि क्या कि रेपिटेशन पॉसिबल है या नहीं। सारी बातें कब कैप्चर कर पाओगे? जब सेंटेंस का मीनिंग अच्छे से निकाल पाओगे। तो मैंने उसको रोका, हिम मतलब कोई लड़का है, मैंने उसको रोक दिया। क्यों रोक दिया? गोइंग आउट लेट एट नाइट, भाई रात को लेट नाइट आप नहीं जाओगे, इसको इस बात पे मैंने रोक दिया। एज द सिचुएशन इन द टाउन वाज वेरी टेंस, टेंस का मतलब होता है चिंतित, चिंतनीय, है ना। क्योंकि जो टाउन के अंदर जो सिचुएशन थी, परिस्थिति थी, वो काफी चिंतनीय थी। मान लो कोई दंगा फसाद हो रहा है या कुछ भी है, कुछ मान लो ऐसी बात हो रही है, या कुछ मान लो कर्फ्यू है, या मान लो कोरोना का वो लग रहा है लॉकडाउन, तो मैंने को जाने के लिए रोक दिया। ठीक है, क्या कह रहा है? आत्मा घूम रही हो चर्चित की, है खड़ा, पीछे बैठ, आत्मा तेरी पीछे घुमाते हैं, जल्दी बैठ। क्लियर? ओके, तो बताओ हिम आएगा या हिज आएगा? अब हिम आएगा या हिज आएगा, उसका डिसीजन कौन लेगा कि गोइंग जेरंड है या पीपी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यही तो डिसाइड करेंगे। अगर वो जेरंड है तो थर्ड फॉर्म, और अगर पीपी है तो सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होती है प्रोनाउन की? हिज, ही की थर्ड फॉर्म ही, हिम, हिज, और सेकंड फॉर्म क्या होती है? हिम। तो अल्टीमेट डिसीजन तभी पता चलेगा कि जेरंड है या पीपी है। तो अब मैं इनकी अच्छे सोचता हूं, देखें एक बार, है ना। मैंने उससे घूमना, मैंने उसका घूमना स्टॉप किया, मतलब मैंने उसका घूमना रोक दिया लेट नाइट को, और मैंने उसको घूमते हुए रोक दिया लेट नाइट को। क्या ज्यादा सूट कर रहा है? घूमते हुए रोक दिया। फिर से एक बार सोचो, मैंने उसका लेट नाइट बाहर जाना या बाहर घूमना रोक दिया, या मैंने उससे लेट नाइट बाहर घूमते हुए रोक दिया। क्या ज्यादा सूट कर? घूमते हुए, घूमना, दोनों। तो मैं कहा ना, देखो कई कंफ्यूजन तो होगा ही होगा। ये लेवल के सेंटेंस आ गए यहाँ पे दोनों ट्रिक्स, मतलब वो जो ट्रिक है ना करीब करीब फेल होती दिखाई देगी। अच्छा, रेपिटेशन पॉसिबल है या नहीं है, ये कैसे देखें? तो देखो, मैंने उसको क्यों रोका? तो कल को वापस सिचुएशन टेंस हुई तो फिर नहीं रोकोगे क्या? पहले क्यों रोका? पहले आपने इसलिए रोका क्योंकि आपका करीबी है वो, आपको उसकी चिंता है। तो अगर कल को वापस सिचुएशन टेंस हो गई तो वापस आप क्या कहोगे? अब जाने दो, अभी भी रोकोगे? तो जब जब ये सिचुएशन क्रिएट होगी तो आप इस एक्शन को रिपीट करोगे नहीं करोगे? सो रेपिटेशन इज पॉसिबल। ट्रिक नंबर 1 ने काम नहीं किया, लेकिन ट्रिक नंबर 2 ने काम किया। तो ये क्या है? रेपिटेशन पॉसिबल किस में होता है? जेरंड में होता है। किस में होता है? और जेरंड के साथ कौन सी फॉर्म लगती है? हिम या हिज? थर्ड फॉर्म कौन सी है? थर्ड फॉर्म हिम है, थर्ड फॉर्म इज हिज। तो फर्स्ट का आंसर सेलेक्ट हो चुका है। तो एक सेंटेंस मैंने सॉल्व करके दिया, अब ट्राई कर सकते हो दूसरे तीसरे चौथे सेंटेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। He did not approve, अप्रूव होता है स्वीकार करना, उसने स्वीकार नहीं किया उसके बेटे को रेसिंग स्टूपिड क्वेश्चंस, रेसिंग मतलब उठाना, बेवकूफों वाले क्वेश्चंस उठाते हुए स्वीकार नहीं किया, या उसके बच्चे का बेवकूफ वाले क्वेश्चंस उठाना स्वीकार नहीं किया। क्या उठाना या उठाते हुए, या फिर रेपिटेशन वाली चीज सोचो? अब मेरे को तो वो बताओ रेसिंग क्या है, जेरंड या प्रेजेंट? इसका डिसीजन तो कोई भी कर लेगा बेटा,
एक बार तो इसका डिसीजन हो गया कि ये जी है या पीपी है, तब उसका डिसीजन तो कोई भी जी। जेरन श्योर? रुद्र बोलो। स्टूपिड क्वेश्चंस उठाते हुए अप्रूव नहीं किया, या उसने उसके बच्चे का स्टूपिड क्वेश्चंस उठाना अप्रूव नहीं किया? उठाना अप्रूव नहीं किया। कृतिका क्या सही लग रहा है? शैली उठाना सही नहीं लगा? अच्छा मुझे एक चीज बताओ शैली, उसने अपने बच्चे का स्टूपिड क्वेश्चंस उठाना अप्रूव नहीं किया, नहीं किया आज तो नहीं किया, कल कर देगा? एक्शन रिपीट होगा ना। अगर मैं आज अप्रूव नहीं कर रहा हूं, आप जनरल सेंस में सोचो, कोई आदमी है, उसके बच्चा अगर बेवकूफ वाले क्वेश्चन करता है तो वो उसको स्वीकार नहीं है, नहीं है तो नहीं है, उसका नेचर में है, उसके नेचर में है कि उसका बच्चा स्टूपिड क्वेश्चंस ना करे, तो वो कल भी अप्रूव नहीं करेगा, वो जब जब वो स्टूपिड क्वेश्चंस करेगा उसके पिताजी अप्रूव नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सो एक्शन रिपीट होने के चांसेस हैं, प्लस ना नहीं ज्यादा सूट कर रहा था, तो क्या है ये भी एक, क्या है ये भी एक जेरंड है। और जेरंड से पहले, अब पहले तो प्रोनाउन आ रहा था, अभी नाउन आ रहा है, तो नाउन की कौन सी फॉर्म लगती है? अपोस्ट्रोफ एस वाली, जो कि पजेसिव फॉर्म होती है, या विदाउट अपोस्ट्रोफ एस वाली, जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है? तो ऑब्जेक्टिव या पजेसिव? पजेसिव। जेरंड से पहले उठाना, बच्चे का स्टूपिड क्वेश्चंस उठाना अप्रूव नहीं किया। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी मिल रही होगी। अब धीरे धीरे नीचे वाले क्वेश्चंस में ये क्लैरिटी ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड मतलब सीधा बैठने हैं, क्यों अपना विस्तार कर रहा है? इंदिरा विस्तार में बैठा है ऑलरेडी, चर्चित क्यों कोई विस्तारित कर रहा है? तो इधर बैठ जा। हाँ, आई डोंट माइंड मतलब क्या होता है? आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड का मतलब नहीं पता? मैंने ये सोचा ही नहीं गलत, अपन कई बार कहते नेवर माइंड, मुझे ये नहीं पसंद। हाँ, फर्क नहीं पड़ता, वेरी गुड। जैसे सपोज करो, तो सपोज करो शैली ने मुझे कहा कि सर कल मैं किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाऊंगी, तो मैं ऑनलाइन अटेंड कर सकती हूँ क्लास? तो मैंने कहा कि ओके, आई डोंट माइंड। आई डोंट माइंड यानी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर लो जो करना है। आई डोंट माइंड का मतलब होता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, या इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके। आई डोंट माइंड, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, आपको या आपका, या आपको सोचना है, आपको या आपका स्मोकिंग करना ऑफिस में, ऑफिस में आप स्मोक कर रहे हो, इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। तो मुझे ऑफिस में आपका स्मोकिंग करने से फर्क नहीं पड़ रहा, या आपको स्मोकिंग करते हुए से कोई फर्क नहीं पड़ रहा? आपका। ऑब्वियसली इसमें तो हिंदी ऐसे भी करते हुए, स्मोकिंग करते हुए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बैठ ही नहीं रहा। और अगर मुझे नहीं फर्क पड़ रहा तो कल क्यों पड़ेगा? जैसे उसके पिताजी अप्रूव नहीं कर रहे हैं तो कभी नहीं करेंगे। और आज अगर सपोज करो मेरे ऑफिस में आया कोई और मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, भाई ठीक है कर लो, आप तो स्मोक कर रहे हो, तो कल भी नहीं पड़ेगा, वो नेचर बन गया उसका कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता। तो एक्शन रिपीट होगा, रिपीट होगा। तो ये भी क्या है, यानी कि तीनों सेंटेंस में ये जेरंड निकले अभी तक। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेंटेंस भी आएंगे, कभी भी शुरू हो सकते हैं, देखना। ये जेरंड है। जेरंड से पहले अब की बार प्रोनाउन रखा हुआ है, तो प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म? तो नाउन या प्रोनाउन दोनों की ही पॉजेसिव फॉर्म आती है, यानी थर्ड फॉर्म आती है। सो यू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? योर। डन, चलें। फिर तो ऐसे क्या पता कि ग्रामर के रूल से बदल जाए, क्या पता कि जेरंड का नाम कुछ और रख दें, नहीं क्या पता प्रोनाउन की पांचवी छठी फॉर्म भी निकल जाए, अभी तो चार ही है। ठीक है ना? सो वी विल नॉट थिंक अबाउट दोस थिंग्स जो हो सकती हैं, है ना, हाइपोथेटिकल चीजें, काल्पनिक बातें कैसा हो जाए। मानो तो नहीं मानेंगे हम, जो है सो ये उसी पे काम करेंगे। ठीक है, मानने का काम कौन करता है पता है? मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स की क्लास में मानेंगे कि लेट दिस बी एक्स, अभी नहीं मानेंगे, अभी जो है सो है। ओके, हाँ जी। शी लेफ्ट हिम या हिज डाइंग ऑन द रोड। अब बताओ, देखें, उसने उसका रोड पे मरना छोड़ दिया या उसको रोड पे मरते हुए छोड़ दिया? ये तो क्लियर कट आइडेंटिफाई हो गया। और रेपिटेशन पॉसिबल है क्या? आज मरते हुए छोड़ दिया, कल फिर मरते हुए छोड़, मर गया, कितनी बार मरेगा? और चलो भाई बच गया, तो भी ये तो पर्टिकुलर केस है या नहीं, सोचो जरा।
भाई अब तक जो सेंटेंस आ रहे थे जनरल सेंस के आ रहे थे कि उसके पिता ये अप्रूव नहीं करते, मुझे फर्क नहीं पड़ता स्मोकिंग करने पे, मैं उसको बाहर जाने नहीं देता है, तो जनरल सेंस की बातें हो गई जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, लेकिन मैं उसको क्या रोज रोज मरते हुए छोड़ देता हूँ? बोलो। ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर किसी वारदात की बात हो रही है, तो पर्टिकुलर केस कभी भी रिपीटेबल एक्शंस में नहीं आता है, नॉन रिपीटेड एक्शंस में आता है। सो अब की बार ये पीपी है, क्या है ये? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। जब पीपी पास्ट पार्टिसिपल भी होता है ना, तो इस चैप्टर तक तो पीपी प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है, जब वर्ब में आ जाएंगे तो फिर पीपी मत बोलना, क्योंकि फिर पीपी के भी दो मीनिंग है ना, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल पूरा ही बोल लो। चलो आप, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले थर्ड फॉर्म नहीं आती, सेकंड फॉर्म आती है, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। तो हिम या हिज, डन, क्लियर, आगे चलते हैं। शी केप्ट मी या माई वेटिंग आउटसाइड, उसने मुझे बाहर प्रतीक्षा करते हुए छोड़ दिया या मेरा प्रतीक्षा करना छोड़ दिया? करते हुए, ऑब्वियस बात है। और एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात कर रहे हो आप कि मैं घर गया, मुझे तो उसने बाहर ही बैठा, ठीक है। तो ये कोई पर्टिकुलर केस की बात है कि वो अंदर नहीं थी या जो भी बात थी, कुल मिला के उस टाइम तो मैं बाहर ही खड़ा रहा। क्लियर है? ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कल वापस जाऊं तो वापस ही बाहर ही खड़ा कर देगी, ठीक है ना? क्या पता कर दे तो तीसरी बार बुलाएगी फिर, ठीक है। तो फिर कर्म अच्छे करो कि कोई घर के अंदर भी ले आपको, कर्म ही ऐसे होंगे कि कोई अंदर लेना ही नहीं चाहे, तो क्या कर सकते? ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, दो सेंटेंस आ गए, दोनों को बताओ। आई हर्ड राम या राम्स लीविंग द हाउस, मैंने राम का घर छोड़ना सुना, मैंने राम को घर छोड़ते हुए सुना। छोड़ते हुए, छोड़ना, छोड़ते हुए, छोड़ते हुए, ऑब्वियस बात है कि छोड़ते हुए ज्यादा सूट कर रहा है। एंड प्लस रोज रोज थोड़ा घर छोड़ के जाता है कोई आदमी, ऐसा तो नहीं कि आज छोड़ के गया है तो कल वापस, क्या हर वेडनेसडे को घर छोड़ के चला जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो ये एक पर्टिकुलर वारदात की बात हो रही है कि उस टाइम वो घर छोड़ के जा रहा था, उस टाइम मैंने उसको सुना। लाइक वो कुछ भी सामान बांध रहा होगा या भाग रहा होगा, रश आउट कर रहा होगा, तो उस टाइम मैंने उसकी कुछ आवाजें सुनी। क्लियर? सो कौन सी फॉर्म आएगी, राम से या राम? अब ये भी डिसाइड करो। ये डिसाइड तो हो गया कि जनरल या पीपी, लेकिन ये पीपी तो है, लेकिन पीपी से पहले फॉर्म कौन सी आती है वो भी तो बताओ। ओनली राम, है ना। ये पजेसिव फॉर्म तो जेरंड से पहले आती है, ठीक है। आई फेल्ट द हाउस या हाउसेस शेकिंग, मैंने घर को हिलते हुए महसूस किया, शेक यानी हिलना, मैंने घर को हिलते हुए महसूस किया, मैंने घर का हिलना महसूस किया। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, दोनों सही लग रहे हैं। मैंने घर को हिलते हुए महसूस किया, मैंने घर का हिलना महसूस किया। बोलो। अच्छा ही है तो हाँ उसने, ठीक है। उसने घर को हिलते हुए महसूस किया या उसने घर का हिलना महसूस किया? हिलते हुए महसूस किया। एंड ऑब्वियसली बात है, रिपीट हो सकता है क्या ऐसा एक्शन? घर कब हिलता है? तो रोज रोज ही आता है क्या? वंस इन ए लाइफ टाइम कोई फील करता होगा, मैंने तो आज तक नहीं किया, है ना। किया किसी ने यहाँ पे? केरला में हो सकता है रोज रोज ही, कभी कभी ना। तो रिपीटेबल एक्शन तो नहीं मानेंगे ना हम इसको, जनरल सेंस का एक्शन थोड़ा ना मानेंगे कि हर वेडनेसडे को यहाँ तो घर हिलते हैं, ऐसा थोड़ा ना जनरल सेंस का एक्शन है। पर्टिकुलर वारदात की बात हो रही है ना, ठीक है। टचवुड हिले भी नहीं हमारा भी, हमने कभी महसूस नहीं किया और कभी करे भी ना, बिकॉज काफी मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन ऑब्वियस बात है हमने किया नहीं है, लेकिन हमको महसूस कर सकते हैं हम कि कितना वो भयानक होता होगा वो सीन। तो ऐसा दिन ना दिखाए भगवान, ना रात दिखाए ऐसी, रात तो बिल्कुल ना दिखाए कि रात में नींद में से खुले अचानक से घर हिल रहा है। ओके चलो, लेट इट बी, चलते हैं आगे। हाँ, वो बदला ले रहा है उससे कि उसने चार ज्ञान की बातें बताई, तो मैं क्यों ना बताऊं। He objected to me या my going to the cinema, ये तो सेम टू सेम फर्स्ट सेंटेंस की कॉपी पेस्ट थी कि लेट नाइट सिनेमा जाना, उसने ऑब्जेक्ट किया। ऑब्जेक्ट करने का मतलब है विरोध करना, तो ठीक है वो हमेशा ही करेगा फिर, है ना। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, जैसे उसमें इसमें हिज लगाया, इसमें हिज लगाया, तो उसमें क्या लगाऊंगा, पॉजेसिव फॉर्म माय। मेरा बाहर जाना उसने ऑब्जेक्ट किया, मेरे बाहर जाने पर उसने विरोध किया, ठीक है। तो क्या टाइम हो गया, 5:50 हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो सिमिलर लुकिंग एडजेक्टिव्स हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करें, ठीक है। तो आज का टॉपिक छोटा था और कॉम्प्लिकेटेड था,
तो इसीलिए मैं ज्यादा लोड नहीं देना चाह रहा आपके दिमाग पे, क्योंकि अगला टॉपिक समझा दूंगा, स्टार्ट करूंगा तो वो पहले वाला समझ नहीं आया। अरे सुन तो लो पूरी बात, ठीक है, जाओ मत सुनो, फायदा है और नुकसान है आपका नहीं सुनोगे तो। नहीं नहीं, रुद्र जा जा जा। So there is a news for you, in fact a good news for you. आज कौन सा डे? थर्सडे। So Friday, Saturday, Sunday is off for all classes, and all the classes will resume because I am going out of town for some urgent work. Okay? तो all classes, वैसे तो बाकी क्लासेस तो ऑफ थी सही, इंग्लिश ही चल रही थी आपकी, तो वो क्लासेस भी अब ये 3 दिन ऑफ हैं, एंड वी विल कैच यू ऑन मंडे फॉर बोथ द क्लासेस, मैथ्स एंड इंग्लिश। ठीक है, तो अब हम जब भी मिलेंगे तो फुल फॉर्म में पहले से। ठीक है, जितना पढ़ लिया यहाँ पे आप रिवाइज करो इतना, हाँ मैसेज कर दूंगा मैं, ग्रुप से जुड़े हुए रहना, इतना रिवाइज करो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।